हेलो स्टूडेंट्स, हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कर रहे थे। फिजिक्स का एक चैप्टर है जो कल कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, जिसके कारण कुछ अधूरा बच गया था। आज उसको कंप्लीट करते हैं और उस चैप्टर को आप कंप्लीट देखें और आगे से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आप लोगों को पता ही है कि हर रोज़ तायल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नई नई वीडियो डल रही हैं, जो आपको हर रोज़ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो बेल है, बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम कल उस वीडियो के अंदर क्या कर रहे थे, यहाँ पर थे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अंदर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसके अंदर हम बात कर रहे थे, लेकिन चैप्टर का नाम था हमारा क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात क्यों होती है या क्या कारण है कि एक ऐसी पोजीशन आती है जब प्रकाश का अपवर्तन न होकर परावर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, रिफ्रैक्शन न होकर रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसी क्रिया को, उसी प्रोसेस को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो वो एक बार देख लेते हैं किस कंडीशन में ये होता है। हमें पता है रिफ्रैक्शन कब होगा, जब लाइट, प्रकाश मीडियम चेंज करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तब प्रकाश के अंदर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। किस वजह से चेंज हो जाती है, उसकी गति यानी मोशन में चेंज आ जाता है। उस चेंज को ही हम अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन एक ऐसी कंडीशन हमने पिछली वीडियो में देखी थी, डिस्कस की थी हमने, कि विरल और सघन दो मीडियम थे। ये विरल और सघन क्या है, हम पूर्ण रूप से अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं तायल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कंडीशन क्या थी कि प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर हट जाएगा, यानी कि जो एंगल आई है और ये एंगल आर है, ये बड़ा होगा। अगर मैं इस एंगल को और बढ़ा देता हूं तो ये प्रकाश जो दोनों मीडियमों की बीच की लाइन है उस पर चलना स्टार्ट हो जाता है। उस प्रोसेस के अंदर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जिसको हम क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण कहते हैं। तो आपतित किरण एक ऐसे एंगल पे आ जाए और वो 90 डिग्री का कोण बनाना स्टार्ट कर देती है, मतलब रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, अपवर्तित कोण 90 डिग्री का हो जाता है नॉर्मल के साथ। तो उस कंडीशन में ये सारी पोजीशन हो जाती है। यानी कि इस कंडीशन में क्या था, एंगल ऑफ आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित कोण क्या था, सॉरी, लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कंडीशन थी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जो प्रकाश जाता है। अब यहां पर हमने क्या देखा कि अगर मैं इसको और बढ़ा देता हूं तो ये प्रकाश सेम मीडियम में वापसी आ जाता है। अब प्रकाश का अपवर्तन न होकर परावर्तन स्टार्ट हो गया, मतलब उसी मीडियम में प्रकाश का वापसी आ जाना प्रकाश का क्या कहलाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। आगे और देखते हैं थोड़ा सा।
ये आप बना सकते हैं। ये देखें, पहले प्रकाश कहाँ था, इस लाइन से जा रहा था और ये पोजीशन हुई इसकी, तो उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का। ये तो है उसका क्रिटिकल एंगल। जब क्रिटिकल एंगल, इसको बोलेंगे भाई इस एंगल ने क्या किया, रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री का कर दिया, क्रिटिकल एंगल कर दिया। अब ये इसका क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। जैसे हीरा है तो उसका 24 होगा, कईयों का अलग अलग मिलेगा, वो आगे डिस्कस कर लेंगे। और हीरे के अंदर 24 डिग्री में रिफ्रैक्टिव क्रिटिकल एंगल बन जाता है। अब मैंने इसको और बढ़ा दिया, तो और बढ़ाने से क्या होगा, यानी कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर दिया, इसको क्रांतिक कोण से ज़्यादा कर दिया, तो प्रकाश उसी मीडियम में परावर्तित हो जाता है। किसमें, सघन से सघन में ही वापसी आ, डेंस से डेंस में ही वापसी आ जाता है। उस क्रिया को ही हम क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे देखते हैं। अब इसकी कंडीशन क्या है, ये ऐसा क्यों होगा, कब होगा। प्रकाश का गमन यानी कि प्रकाश जो ट्रांसमिशन हो उसका, वो सघन माध्यम से विरल में जाना चाहिए, डेंस टू रेयर। नोट करना है, डेंस टू रेयर जाएगा तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और देखते हैं, आपतन कोण का मान, अभी बात की हमने, आपतन कोण कौन सा, ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, मतलब इस कोण ने 90 डिग्री का कोण बनाया, इसको क्रांतिक कोण कहेंगे। अब ये और बड़ा हो गया, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, तो अधिक हो गया इससे। ये तो है इसका क्रांतिक कोण, ये तो क्या हुआ, क्रांतिक कोण, और इसको और बड़ा कर दिया गया, तो ये क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ये दोनों नियम की बात ऐसे करता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। एक बार देख लें। अब इसके कुछ आपने जनरल जिंदगी में क्रियाएं देखी होंगी, कुछ इफेक्ट देखे होंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ आपने जनरल जिंदगी में देखे होंगे। जैसे मिराज, मिराज बनते हैं, मृचिका भी बोल देते हैं, मृग मृचिका बोल देते हैं, मरुभूमि यानी मरुस्थल में बनते हैं। क्या मीनिंग है कि मरुस्थल के अंदर, डेजर्ट एरिया के अंदर क्या हो, आपको एक सुंदर झील दिखाई दे, है नहीं वहां पर, दिखाई दे। चलो हो सकता मरुस्थल के अंदर ऐसा ना गए हो, ना दिखा हो, लेकिन कई बार गर्मियों में हम जब जाते हैं कहीं तो रोड पर पानी खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जितना हम दूर जाते, नज़दीक जाते जाते हो पानी और दूर दिखाई देता है, और दूर दिखाई देता है, और हम अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई बारिश, कोई पानी नहीं था। तो ऐसा हमें क्यों दिखाई दिया, जो है ही नहीं वो दिखाई देना, वो किसकी वजह से है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। मतलब जो चीज़ हमें सामने से आती हुई दिखाई दे रही थी, मान लो ये बस है, रोड के ऊपर चल रही थी, हमें सामने से ये दिखाई दी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये उल्टी भी दिखाई देने लगी। तो ये चीज़ें कब बनती हैं, जब पानी हो वहाँ पर, तो इसकी इमेज नीचे बन जाएगी, वाटर इमेज बनेगी। लेकिन वाटर इमेज बनी, वाटर है नहीं, किसकी वजह से बनी, उसको कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हुआ। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। तो नोट कर सकते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मिराज, मृग मृचिकाएं किसकी वजह से बनती हैं, तो किस कारण से बनती हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बनती हैं। आगे देखते हैं।
हीरे का चमकना, जो हीरे पॉलिश कर दिए जाते हैं, चमका दिए जाते हैं, तो वो हीरे चमकते हैं। तो हीरा चमकता है सबसे अधिक किसकी वजह से? क्वेश्चन आ जाए तो क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि हीरे पर लगभग 24 डिग्री के एंगल पर कट लगाए जाते हैं, और वो 24 डिग्री क्या होगा? पिछली स्लाइड में देख सकते हैं, सॉरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, क्रांतिक कोण के बारे में हमने काफी डिस्कस किया है। और वहां पर हीरे का एक क्रिटिकल एंगल देखेंगे तो वहां कुछ ऐसा मिलेगा। अब ये हीरे को क्या कर दिया हमने? इस एंगल से काटना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें क्या होगा? ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। और जैसे ये बड़ा हो गया तो इसमें क्या स्टार्ट हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हीरे पर जो प्रकाश जाएगा वो वहीं पर चलता रहेगा, बाहर नहीं आएगा, चमक बनती रहेगी। हीरा चमकदार दिखाई देता है किसकी वजह से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। या क्वेश्चन आ जाए, हीरे को पर कट लगाए जाते हैं कितने एंगल पर? तो 24 डिग्री के एंगल पर, 24 डिग्री एंगल पर ये कट लगाए जाते हैं। उसी को हीरा तराशना बोलते हैं। फिर उसको पॉलिश कर दिया जाता है, उसका सरफेस प्लेन कर दिया जाता है। क्लियर हुआ यहां तक? एक बार नोट करना चाहें नोट करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पढ़े क्या है। वस्तुओं का रंग निर्धारण होता है। तो जो किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का कलर है, कोई रेड है कलर है, कोई ग्रीन है, वो कलर किस वजह से निर्धारण होता है? उसका कलर ऐसा हमें क्यों दिखाई देता है, उसका कारण पूछ रहे हैं। क्लियर हुआ? तो उसको समझते हैं क्या है। ये देखो क्या कहता है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके द्वारा परावर्तित किए गए प्रकाश पर निर्भर करता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ये रेड दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि इस पर सभी कलर के प्रकाश पड़ते, सफेद प्रकाश इस पर आ रहा है। सफेद प्रकाश में सभी क्या होते हैं? कलर होते हैं। जैसे स्पेक्ट्रम कितने का है? 7, तो 7 कलर हैं। अब इसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया? सभी कलरों को तो अपने पास रख लिया और रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया, परावर्तित कर दिया, रिफ्लेक्शन हो गया उसका। किसका? रेड कलर का। अगर ग्रीन चीज है तो कौन से कलर का रिफ्लेक्शन कर रही है? ग्रीन का। बाकी अपने पास रख लेती है। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए लाल कलर की वस्तु है या टी शर्ट है, वो लाल दिखाई देती है, क्यों? तो वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑब्जेक्ट ने रेड कलर के जो वेव है उसको, या लाइट है, रे है, उसको उसने क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया, परावर्तित कर दिया। तो किसी वस्तु का कलर दिखाई देता है किसकी वजह से? उसके रिफ्लेक्शन के कारण। और देखते हैं, समझते हैं छोटा सा और। कोई चीज ब्लैक दिखाई देती है, क्यों? कोई वस्तु ब्लैक दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि वो किसी भी प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करती। ध्यान देना है, वो किसी भी प्रकाश किरण को परावर्तित नहीं करती, इसीलिए वो रेड दिखाई देती है। क्लियर? कोई वस्तु सफेद दिखाई देने का क्या कारण है? कि वो सभी प्रकाशों को, सभी प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है, जिसके कारण उसका कलर हमें सफेद दिखाई देता है। अगर नेचुरल कलरों को, सभी कलरों को सही रेशो से मिला दिया जाए तो वो क्या होता है? सफेद दिखाई देता है। इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है, जो सफेद कलर का प्रकाश है वो किस वजह से बना हुआ है? क्योंकि उसमें सभी कलर हैं। इस तरह से ये काम करता है। कोई ग्रीन दिखाई देने का मतलब क्या है? येलो दिखाई देने का मतलब क्या है? कि वो येलो कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ग्रीन दिखाई देना ग्रीन कलर को, ब्लू दिखाई देना ब्लू कलर को, वो इस तरह से रिफ्लेक्शन करता रहता है। क्लियर हुआ? यहां तक आप शायद समझ गए होंगे
क्योंकि आपको एक अच्छी सी चीज पता लग गया कि क्या, कि किसी वस्तु का रंग निर्धारण कैसे होता है, उसी कलर की प्रकाश की किरण के परावर्तन होने से। नोट करना चाहें, नोट करें। रंगों का वर्गीकरण, आगे देखते हैं रंगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कलर्स। तो 3 कैटेगरी बांटी गई हैं, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी और कॉम्प्लीमेंट्री कलर, पूरक कलर। 3 प्रकार के कलर हैं। प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? 7 स्पेक्ट्रम है, 7 कलर हैं, उसमें से सिर्फ 3 कलर ही प्राइमरी होते हैं। ठीक हो गया? और प्राइमरी कलरों को मिलाकर सेकेंडरी कलर बनते हैं। 2 प्राइमरी कलर को अगर आप मिला दें तो आपको क्या प्राप्त होगा? सेकेंडरी कलर मिल जाएंगे। ठीक हुआ यहां तक? और यदि हम प्राइमरी और सेकेंडरी इनका मिश्रण तैयार कर दें तो हमें पूरक कलर यानी कि रंग, कॉम्प्लीमेंट्री कलर बन जाएंगे। इस तरह से यहां पर ये पोजीशन हम देख सकते हैं, याद रह जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, और जिसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाश के 7 रंगों में से लाल, हरा एवं नीला प्राथमिक रंग है। ठीक है, 3 कलर ही होते हैं जिन्हें हम प्राथमिक कलर कहते हैं। ठीक हो गया? क्वेश्चन आता था पहले, जो हमारे कलर टीवी हैं उनमें कितने कलर होते हैं? तो उनमें 3 प्राथमिक कलर होते हैं, उनको मिक्स करके ही वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है, उसमें मिक्सचर होता है। तो इस तरह से वो सभी कलरें दिखाई दे देते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन आ जाए तो आप प्राथमिक कलर का ही आंसर भर देंगे। ठीक हो गया? आगे देखते हैं। अब ये देखें, प्राथमिक कलरों को मिला दिया जाए, जैसे हरा और लाल मिला दिया जाता है। हरे और लाल को मिला दें तो पीला बन गया, येलो। नीला और लाल मिला दिया जाए तो मैजेंटा। नीला और हरा मिला दिया जाए तो मोरपंखी नीला यानी कि पीकॉक ब्लू बन जाएगा। ये सभी कलर कौन से हैं? जैसे येलो कलर कौन सा है, मैजेंटा कलर क्या है, तो ये किससे प्राप्त हुए? 2 प्राइमरी कलर से, तो उसको क्या कहेंगे? वो सेकेंडरी कलर है। तो नोट कर लेना, येलो, मैजेंटा, पीकॉक ब्लू, ये सब क्या हैं? ये सेकेंडरी कलर है। अब आता है क्या? प्राथमिक और द्वितीय कलर को मिलाकर क्या बनते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो लाल, यानी कि लाल किससे है? लाल हमारा ये रहा, प्राइमरी कलर है, और मैजेंटा ये हमारा सेकेंडरी कलर है। तो दोनों को मिलाकर क्या बना? सफेद। हरा और मैजेंटा भी मिला दिया जाए तो क्या बना? सफेद। स्टूडेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया है, सफेद कलर कैसा है? ज्यादातर बच्चों ने इसको प्राइमरी कलर भरा है, प्राथमिक रंग भरा है कि सबको मिलाकर पहला ही कलर ये हो गया। नहीं, ये हमारा पूरक कलर है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। याद रह जाएगा, ये आपको याद रखने हैं ताकि पेपर में कोई गलती ना हो। अब बात करते हैं क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। काफी इंपॉर्टेंट है, तकरीबन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, थोड़ा सा समझ लिया जाए इसको। जब प्रकाश किसी धूल कणों से टकराता है या अन्य पार्टिकल्स के कोई कण उनसे टकरा जाता है और वो चारों दिशाओं में फैल जाता है, उस प्रकाश के फैलाव को हम क्या कहते हैं?
प्रकाश का परकिरणन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन आया एग्जाम में कि बताइए प्रकाश का परकिरणन किसकी वजह से होता है, तो वायुमंडल में स्थित धूल कणों से, वायुमंडल में स्थित पानी के सूक्ष्म कणों से। हमें पता है कि वायुमंडल में ह्यूमिडिटी है, नमी है। आप जांचते होंगे, देखते होंगे कि एक गिलास पानी लेते हम ठंडा, और जैसे ही रखते तो उसके चारों ओर मॉइस्चर आ जाता है, पानी आ जाता है। तो वो कहाँ से आया? क्या गिलास फूटा हुआ था? नहीं, बाहर तो नहीं आया, लेकिन कहाँ से? वो वायुमंडल से। क्योंकि वायुमंडल में जो जलवाष्प हैं उसको ठंड के कारण पानी में कन्वर्ट कर दिया गया और वो वहाँ पर चिपक जाते हैं। तो इससे मान सकते हैं कि वायुमंडल में क्या है? ह्यूमिडिटी है, जलवाष्प हैं। उन जलवाष्प के कण और सूक्ष्म धूल कणों के कारण क्या होता है? प्रकाश का परकिरणन हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको नोट कर सकते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गति करता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। अभी यही बात की हमने। अब इसका फायदा क्या हुआ कि आप इसको नोट कर सकते हैं। कई बार टीचर बताता रहता है, हम नोट नहीं कर पाते, माइंड से वो चीज़ स्लिप हो जाती है। लेकिन आपको एक चीज़ समझाएगी, वो समझ में आ गई। कई बार होता क्या है बच्चों के साथ कि वो जब पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर तो उनको लगता है याद हो गया, 2 दिन के बाद बिल्कुल साफ हो जाता है, क्लियर। तो क्लियर कितने प्रकार के? 2। एक तो डाउट क्लियर हो गए, एक बिल्कुल ही क्लियर हो गया। तो 2-3 दिन के बाद तो बिल्कुल ही क्लियर मिलता है, होता ही नहीं उसके पास, लेकिन उसको लगता है कि मेरे पास है। उसको एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे को याद हो गया है। लेकिन जैसे वो एग्जाम में बैठता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसका बिल्कुल माइंड क्लियर ही होता है। तो इस तरह से आप साथ के साथ क्या कर सकते हैं? अपने नोट्स बना सकते हैं और इन चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे, या इस वीडियो को एक बार समझने के बाद दोबारा इसको चला कर देखेंगे और अपने नोट्स अच्छे से तैयार करेंगे। या कंडीशन एक और है कि इस वीडियो को आप 3 बार देखें। किसी भी वीडियो को आप देख रहे 3 बार देखें, आपको वैसे याद हो जाए। लेकिन नोट्स अच्छे होते हैं, बना लेना उसको। इसलिए हम इस चैनल पर आपको ये सुविधा भी दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो क्या कहता है। लॉर्ड रेले के अनुसार किसी भी रंग का परकिरणन उसके तरंग धैर्य पर निर्भर करता है। बहुत क्वेश्चन आता है। कोई भी कलर का परकिरणन होगा, स्कैटरिंग होगा, तो उसका किस पर है? वेव लेंथ। तरंग धैर्य क्या है? वेव लेंथ पर डिपेंड करेगा। तो आगे और देखते हैं और क्लियर करेगा। जिन तरंगों का तरंग धैर्य अधिक होता है, नोट करना है, जिन तरंगों का तरंग धैर्य अधिक होता है तथा उनका परकिरणन कम होगा। तो उनका परकिरणन क्या होगा? कम होगा। क्लियर हो गया? तरंग धैर्य बड़ी है, वेवलेंथ बड़ी है, तो परकिरणन कम होगा। अब आपको स्पेक्ट्रम का पता हो तो सबसे बड़ी तरंग धैर्य वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर की। तो आप यहां पर नोट कर सकते हैं, रेड कलर का परकिरणन सबसे कम होगा। परकिरणन एक किस्म से क्या है भाई? वो फैल जाना। तो उसमें क्या हुआ? डेविएशन। वो अपनी डायरेक्शन से घूम गया तो उसका डेविएशन कम होगा। तो लाल कलर का डेविएशन कम होता है, लाल कलर का परकिरणन सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ अधिक है, सातों स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक है। जिन तरंगों का तरंग धैर्य कम होता है उनका परकिरणन अधिक होता है। ठीक हो गया? इसका उल्टा हो गया। जैसे वॉयलेट, बैंगनी कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो सबसे कम होने के कारण क्या होगा? उसका परकिरणन अधिक होगा। तो 2 क्वेश्चन आपको शायद मिल गए होंगे कि लाल कलर का परकिरणन सबसे कम होगा, बैंगनी यानी वॉयलेट कलर का सबसे अधिक हो जाएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और ये लिखा भी हुआ है, क्योंकि अभी हमने कहा कि आपको
साथ के साथ आपके अच्छे से नोट्स बनाने का भी हम मौका देंगे। ये देख सकते हैं, लाल रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, परंतु परकिरणन सबसे कम होता है। जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो उसका परकिरणन सबसे अधिक है। उल्टा हो गया, वेवलेंथ बड़ी, परकिरणन कम, वेवलेंथ छोटी, परकिरणन क्या होगा, छोटा होगा। होती क्या है वेवलेंथ? वेवलेंथ होती है, ये वेव चल रही है जिसके दो जंपों के बीच का जो डिफरेंस है, इसको वेवलेंथ कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं, और इसको लैम्डा के द्वारा शो किया जाता है। ठीक हुआ यहाँ तक? लाल कलर है, उसका जो वेवलेंथ है वो 1 मीटर का। इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है मीटर को किसमें मापते हैं, मीटर की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर को मेजरमेंट कैसे किया जाता है। वैसे तो क्या कहते हैं, लेंथ को हम मापते हैं मीटर में, लेकिन मीटर को हम किस में मापते हैं, तो वहां पर होगा प्रकाश की चाल से, प्रकाश की के वेव लेंथ से, सॉरी, प्रकाश की वेव लेंथ, तरंगदैर्घ्य से। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ जाए कौन से प्रकाश की वेव लेंथ से, तो हम वहां भर देंगे लाल प्रकाश की वेव लेंथ से, लाल प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से। क्लियर? तो क्या याद रखेंगे, मीटर को हम किसके बराबर लेते हैं, लाल प्रकाश की वेव लेंथ के बराबर। यदि वैक्यूम के अंदर हम उसको लाल प्रकाश को चलाते हैं तो उसका जो जंप होता है 1 मीटर का होता है, वो हमेशा कहीं ले जाएं ऐसा ही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आगे देखते हैं, परकिरणन के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ स्कैटरिंग। परकिरणन के उदाहरण क्या हैं, आगे देखते हैं। जनरल जिंदगी में देखने को मिलेंगे, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, वो याद रखेंगे। आकाश का नीला रंग किसकी वजह से दिखाई देता है, समुद्र का नीला रंग प्रतीत होता है, किसकी वजह से होते नहीं है ये, तो किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमारे भारत में तो ये भी कहा जाता है नीली छतरी वाला, तो नीली छतरी वाला मतलब आकाश नीला है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से हुआ है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय सूर्य का लाल रंग का दिखाई देना, तो किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां भर देंगे लाल कलर का परकिरणन सबसे कम होता है, रेड जो रे हैं उनकी स्कैटरिंग लेस है, कम है। क्लियर? क्यों कम है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। आगे देखते हैं क्या कहता है, लाल रंग का परकिरणन सबसे कम होता है, अर्थात वह दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए इसका प्रयोग यातायात के खतरे के संकेतों के लिए दर्शाने के लिए किया जाता। कोई बार क्वेश्चन आता है खतरे के लिए, खतरे के सिंबल के लिए लाल कलर का प्रयोग किया जाता है, क्यों, तो क्या भरेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किस लिए किया जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये यहां तक वीडियो कंप्लीट होनी थी, लेकिन किसी कारण से टेक्निकल फॉल्ट था कोई, वो हो गया, तो अब ये वीडियो कंप्लीट होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी, आपके अच्छे नोट्स तैयार हुए होंगे। इसलिए आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही टाइल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखते रहें। थैंक यू।